के सभी बच्चों को मेरा राधे राधे। बेटा पिछला चैप्टर हमने आपको पढ़ाया था वाणिज्य गणित, बिजनेस मैथमेटिक्स, वो पढ़ाया था जिसमें कि कंपाउंड इंटरेस्ट, जिस चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में हमने आपको बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है, वृद्धि होती है तब कैसे निकालते हैं, और जब घाटा होता है या हास होता है तब जो है कैसे निकाला जाता है। सिर्फ वृद्धि ही नहीं, बल्कि सिर्फ पैसे के लिए ही नहीं बल्कि कई चीज़ों के लिए भी इसी सूत्र का प्रयोग करके हम उसको ज्ञात करते हैं। जैसे किसी चीज़ का मूल्य घट रहा है, बढ़ रहा है, कितना बढ़ा कितना घटा वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हम चक्रवृद्धि ब्याज वाले सूत्र से निकालते हैं। इसके अलावा ब्याज के लिए तो हम उसका प्रयोग करते ही हैं। तो वो चैप्टर आपका वहीं पर समाप्त हो गया, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे जो आप लोगों को नहीं आए थे वो हमने टेलीग्राम चैनल पर वीडियो के माध्यम से समझा दिया है और डाल दिया है। फिर भी यदि किसी को और कोई प्रश्न नहीं आया है तो आप लोग वो प्रश्न हमसे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक दिया रहता है सब्सक्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहां से देख लीजिए, और जो भी प्रश्न आपको पूछना हो आप वहां जाकर के हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब उसी के आगे हम चलते हैं अगला चैप्टर लेकर के। अगले चैप्टर का नाम है क्षेत्रामिति, मेंसुरेशन। इसके पहले के कई चैप्टर हैं, आप हमने उसे छोड़े नहीं है बेटा। अब ये मत समझिए कि हमने उसको छोड़ दिया है, हम उसको बाद में पढ़ाएंगे क्योंकि कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं कि हमको लगता है कि बिना ब्लैक बोर्ड के आपको शायद समझ में ना आए। तो जो थोड़ा सा अभी लगा हमको कि अभी आप इसको आसानी से समझ सकते हो, तो वो चैप्टर हमने लिया है। और इसके पहले अभी आपका 6 चैप्टर बचा हुआ है। बैंकिंग है, वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज है, वृत्त की स्पर्श रेखा है, सांख्यिकी है, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता है, कार्तीय तल है। ये कई चैप्टर बचे हुए हैं। तो हमको लग रहा है कि निकट भविष्य में शीघ्र ही स्कूल खुल जाएगा। तो जो चैप्टर्स हमको लगता है कि हम वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी तरह से समझा सकते हैं, वो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए हमने क्षेत्रामिति मेंसुरेशन लिया, क्योंकि मेंसुरेशन आप लोग 7th क्लास में पढ़ चुके हो। मेंसुरेशन का जो प्रयोग होता है वो अक्सर हर आकृति के क्षेत्रफल के लिए लिया जाता है। मतलब कि मेंसुरेशन जो चैप्टर होता है उसमें आकृतियां कई तरह की होती है। हर आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, उसका आयतन कैसे निकलेगा, या इसका पार्श्व पृष्ठ है या संपूर्ण पृष्ठ है वगैरह वगैरह, इस तरह की कई चीजें जो है निकालने के लिए हम मेंसुरेशन चैप्टर में ही इसका मेंसुरेशन चैप्टर में ही इसका प्रयोग करते हैं। कक्षा 7 में हमने आपको वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये आपको बताया था। इसके साथ साथ घन और घनाभ का आयतन वगैरह भी था। वो सारी चीजें हमने आपको मेंसुरेशन के अंतर्गत बताई थी। अब उसी और साथ में त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का भी क्षेत्रफल हमने बताया था। तो ये चीजें हमने कक्षा 7 में बताई थी। अब उसी के आगे हम चलते हैं। अब हम आपको बताएंगे समलंब का क्षेत्रफल। इसी के आगे जो अब अगला है वो है समलंब का क्षेत्रफल। हम आपको ये बताएंगे, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई वर्ग इकाई, वर्ग का होता है भुजा की घात 2 वर्ग इकाई, त्रिभुज का होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई वर्ग इकाई, समांतर चतुर्भुज का
आधार गुणे संगत ऊंचाई, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। ये सारे चतुर्भुजों का क्षेत्रफल जो हमने कक्षा 7 में आपको बताया था। अब चतुर्भुज में एक प्रकार होता है समलंब। समलंब चतुर्भुज हमने आपको कक्षा शायद 6 में पढ़ाया था। तो समलंब वो होता है जिसमें सम्मुख दो भुजाएं तो समांतर होती हैं, समांतर होती हैं, लेकिन ये नहीं कि बराबर हो, समांतर तो होती हैं, शेष दो भुजाएं समांतर नहीं होती है। तो ये समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB इज पैरेलल टू CD है। ये भुजा और ये भुजा समांतर होती है, ये दोनों भुजा, और ये दो भुजा समांतर नहीं होती है। तो ऐसी आकृति को हम बोलते हैं समलंब। अब इसी का क्षेत्रफल निकालना है। अब इसी का क्षेत्रफल, वैसे तो अगर फॉर्मूला डिराइव्ड हम कर दें तो आपको समझ में आए कि ना आए, फिर भी हम फॉर्मूला डिराइव्ड करके दिखा देते हैं। समलंब का क्षेत्रफल, ये चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। अब इसका वो क्षेत्रफल निकालने के लिए कैसे इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे, हम वो चीज बता रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो विकर्ण है एक AC, इसे हम मिला देते हैं। ठीक है, हमने इसके विकर्ण AC को मिला दिया और C से हमने AB पर लंब खींचा, जो कि इस तरह से खींच करके आएगा। जब हम C से लंब खींचेंगे तो वो इस तरह से खींच करके आएगा। अब ठीक उसी तरह से ये हमने रचना की है, ठीक है, ये हमने रचना की है। ABCD आपका एक समलंब है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कैसे जो सूत्र बनता है वो हम आपको बता रहे हैं। ऐसे सिंपल हम सूत्र बता सकते हैं, लेकिन कहाँ से आया तो आप ये भी पूछ सकते हैं। तो समलंब चतुर्भुज ये था जिसमें कि एक भुजा AB थी, दूसरी भुजा CD थी, एक AD है और BC है, समांतर नहीं है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने क्या किया, AC को मिला दिया और C से इसके ऊपर एक लंब खींचा। हमने AC को मिलाया क्यों, अभी लंब छोड़ दीजिए। AC को हमने इसलिए मिलाया कि अगर हम AC को मिला देते हैं तो ये समलंब चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांट सकता है। जब हम AC को मिलाते हैं तो एक त्रिभुज बना ABC और दूसरा बना ACD, इसलिए हमने, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको पता है, यानी इतने भाग का क्षेत्रफल और इतने भाग का क्षेत्रफल अलग अलग निकाल के अगर दोनों को हम जोड़ दें तो ये पूरा ABCD का क्षेत्रफल हो जाएगा, इसीलिए हमने इसको मिलाया। अब ठीक इसी तरह से हम क्या करेंगे, ये जो रेखा AB है इसके समांतर DC है, इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। जब हम इस त्रिभुज को लेंगे तो ये आधार और ये ऊंचाई तो हो गया। जब हम ACD को लेंगे तो आधार तो रहेगा लेकिन ऊंचाई नहीं रहेगी। तो हम क्या करेंगे, ऊंचाई के लिए थोड़ा सा इसको रेखा को बढ़ा देंगे, इस तरह से डॉट डॉट करके बढ़ा देंगे। ठीक है, और हम यहाँ से इससे इसके ऊपर लंब A से, ये हम इसको नाम दे दिए हैं N। हम क्या करेंगे, A से DN के ऊपर लंब डालेंगे इस तरह से। ये लंब हमने डाला, ये लंब पड़ा है, ये लंब आपका पड़ा है, ये लंब यहाँ पड़ा है और ये लंब यहाँ पड़ा है। ठीक है, ये लंब दोनों पड़ा हुआ है। अब थोड़ा हाथ से बनाया है तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, अब आप लोग देख लीजिएगा। तो लंब डाला है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम मान लेते हैं कि इसको नाम दे देते हैं, ये M है और ये O है, ये वाला पॉइंट O है। ये DN को हमने बढ़ाया था D से N तक, और जब यहाँ से इस पर लंब डाला तो ये ऊपर, इसको हमने O नाम दे दिया। अब हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, CM बराबर AO बराबर H।
भाई देखिए, ये है इस पे से हमने इस पे लंब डाला और इससे इस पे लंब डाला, तो ये दोनों लंब आपस में बराबर होंगे। तो ये एच है और ये भी एच हो जाएगा। इसीलिए हमने लिखा सी एम बराबर ए ओ बराबर एच। और अब हम क्या मानेंगे, समलंब चतुर्भुज है ए बी, समलंब चतुर्भुज की भुजा एक ए बी है, उसको हम मान लेंगे ए बी बराबर बी वन और सी डी बराबर बी टू। समलंब चतुर्भुज इस तरह से बनता है आपका, इस तरह से दो भुजाएं होती हैं, इन दोनों भुजाओं की नाप अलग अलग, दोनों बराबर तो होती नहीं है, समांतर होती है लेकिन बराबर नहीं होती है। इसलिए हमने इस वाली भुजा को B1 मान लिया और इसको हमने मान लिया B2। अब देखिए कि विकर्ण, हम यहाँ पर एक एक चीज लिख दे रहे हैं। विकर्ण AC समलंब चतुर्भुज ABCD को दो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ACD में विभक्त करता है, विभक्त करता है। विकर्ण जब हम ऐसे खींचते हैं, ये देखिए विकर्ण जब हम ऐसे खींचते हैं तो ये समलंब चतुर्भुज को दो त्रिभुज, एक त्रिभुज ए बी सी, ये एक त्रिभुज है ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज है ए सी डी, ये वाली भुजा, ये तो हमने पढ़ाई है लंब खींचने के लिए। तो ये आपकी दो त्रिभुजों में ये बांटता है विकर्ण एसी। तो अब देखिए समलंब चतुर्भुज, ये चतुर्भुज का निशान है। ए बी सी डी का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, अगर हम त्रिभुज ए बी सी इतने भाग का क्षेत्रफल निकाल लें और त्रिभुज ए सी डी इतने भाग का निकाल लें, तो ये समलंब चतुर्भुज जो ए बी सी डी है इसका क्षेत्रफल निकल आएगा कि नहीं, आ जाएगा ना। तो अब इन दोनों त्रिभुजों का ए बी सी, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ए बी सी के लिए ये आधार हो गया और ये क्या हो गया आपका ऊंचाई हो गया। इसको आप यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक हमने B1 माना है और यहाँ से यहाँ तक हमने B2 माना है। तो अब देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, चित्र में देखिए त्रिभुज ABC यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यानी 1/2 आधार कितना है B1 गुणे ऊंचाई है आपकी h, ये वही तो ऊंचाई हुई, जो लंबवत रेखा होती है वही ऊंचाई होती है, हमेशा जो लंबवत रेखा होती है वही ऊंचाई होगी। तो 1/2 आधार ये है और h ये है, ठीक है। और प्लस ACD का क्षेत्रफल, ACD आपका ये है ACD, तो ये आधार हो गया और ये उसकी ऊंचाई हो गई, ये आधार और उसके लिए ये ऊंचाई हो गई। तो आधार है B2 और ऊंचाई है h, यानी इसमें भी 1/2 आधार है B2 इंटू h, ठीक है। अब इन दोनों में से आप क्या करेंगे, इन दोनों में से 1/2 h कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, 1/2 h यहाँ से भी 1/2 h यहाँ से भी, 1/2 h कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा है आपका B2 प्लस B1, ठीक, 1/2 h B2 प्लस B1। तो ये आपका अब B2 B1 क्या है, B2 B1 ये है और ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, समांतर भुजाओं का योगफल। तो समलंब का क्षेत्रफल आपका हो गया 1/2 h, h माने ऊंचाई,
या इसको आप हिंदी में लिख सकती हैं 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। यहाँ जगह नहीं है, नीचे हम लिख दे रहे हैं ऊंचाई वर्ग इकाई। क्षेत्रफल की इकाई हमेशा वर्ग रहती है। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो ये आपका समलंब का क्षेत्रफल ABCD, ये ABCD है। तो समांतर भुजाएं, ये समांतर भुजा और ये समांतर, इन दोनों भुजाओं का योग और गुणे ऊंचाई। चाहे इधर ऊंचाई दी रहेगी चाहे इधर ऊंचाई दी रहेगी, क्योंकि किसी भी चतुर्भुज की जो ऊंचाई होती है वो हर जगह समान होती है। तो ये आपका सूत्र था जो हमने आपको डिराइव्ड किया। ठीक है, ये एक समलंब का जो क्षेत्रफल होता है उसे निकालने का सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब एक आध दो उदाहरण हम आपको दे देते हैं। ठीक है, और फिर बताते हैं। ये एग्जाम्पल 1, समलंब की समांतर भुजाएं 15 मीटर और 8 मीटर हैं। उनके बीच की दूरी 12 मीटर है। समलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आपका सवाल है समलंब की, कोई समलंब चतुर्भुज है आपका जिसकी समांतर भुजाएं, मान लीजिए हमने ये बना दिया, ये आपका हमने बना दिया। ठीक है, ये समलंब हमने बना दिया। ये है A, ये है B, ये है C और ये है D, ये A है। ठीक है, समांतर भुजाएं 15 मीटर और 8 मीटर। अब समांतर भुजाएं सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा होता है, तो ये मान लीजिए 15 मीटर है और ये आपका 8 मीटर है। और उनके बीच की दूरी 12 मीटर, उनके यानी कि इन समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? 12 मीटर। अब एक दूरी यहाँ भी हो सकती है और एक दूरी इधर से जब हम इसको बढ़ा देंगे तो ये इधर भी हो सकती है, इस तरह से, इस तरह से। तो चाहिए कोई भी दूरी, ये आपकी है 12 मीटर। तो समलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो आपको हमने पहले ही बताया है कि सूत्र क्या है, समलंब का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। ये सूत्र होता है। तो ये सूत्र में रख दीजिए। समांतर भुजाओं का, समांतर भुजा एक 15 मीटर है, एक 8 मीटर है, दोनों को जोड़ दीजिए 15 + 8 और गुणे ऊंचाई आपकी 12 है, तो ये वर्ग मीटर हो गया। अब 1/2, 15 8 कितना हो गया? ये सॉरी 2 मत लिखो, ये 2 से 6 12 कट जाएगा 6, 15 और 8 को जोड़ेंगे तो 23, 23 × 6 वर्ग मीटर। अब इसको आप जब गुणा करोगे तो 6 × 3 = 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 138 वर्ग मीटर। तो ये आपका समलंब का क्षेत्रफल था। ठीक है बेटा, अब आज आप सिर्फ समझिएगा, प्रश्नावली नहीं लगाइएगा, प्रश्नावली हम लगवाएंगे आपको। ठीक है, तो पहले आप इसको खूब अच्छे से समझ लीजिए। समझने के बाद अगले लेक्चर में हम आपको जो उदाहरण के भी प्रश्न है वो और जो प्रश्नावली के प्रश्न है वो भी हम आपको बता देंगे। ठीक है बेटा, आप लोग
वीडियो नहीं देख रहे हो बेटा, हाफ ईयरली एग्जाम आने वाला है और जितना हमने अभी तक पढ़ाया है वो सारा कोर्स हाफ ईयरली के एग्जाम में आएगा। तो आप सभी लोग बेटा सारे वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम जो हमने पढ़ाया है उसी में से ही आएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सारे लोग लाइक करना ना भूलिए और शेयर करना ना भूलिए। राधे राधे।